हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो आज मैं वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूँ वो सीआरपीसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि इस महीने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो मैंने 6 वीडियोस बना रखी है, उसमें 5 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, वो खत्म करवा दूंगा। इसके अलावा ईपीएफ का जो कानून है जनवरी में मैं फिनिश करा दूंगा। आपका अभी 2 वीक बचे हैं जनवरी खत्म होने में, और सीआरपीसी हमारी चल रही है। तो लास्ट वीडियो जो सीआरपीसी में मैंने आपके साथ बनाई थी वो 176 तक डिस्कस किया था, जिसमें मैंने इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट और इंक्वेस्ट के कॉन्सेप्ट जो 174 में उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो आज हम चलेंगे एक नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13 ऑफ सीआरपीसी, which talks about the jurisdiction of the criminal courts. अगर आप लोगों ने सीपीसी पढ़ी होगी तो सीपीसी में ना ये जगह कई बार ये बात आपको मिलेगी कि अगर कोई प्रोसीडिंग कोई कोर्ट टेकअप कर लेती है बिना किसी जुरिस्डिक्शन के, तो वो पूरी प्रोसीडिंग वॉइड हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आपने ये बात बड़ी नोटिस करी होगी कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन गोज एट द वेरी रूट ऑफ द केस। क्योंकि अगर किसी जज के पास किसी मैटर को ट्राई करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है, द पर्टिकुलर जज इज नॉट empowered टू टेक अप एनी मैटर, तो उस केस में अगर वो उसको लेता है तो वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग वॉइड हो जाती है। ये तो सीपीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा, मगर सीआरपीसी के अंदर भी एक सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं सेक्शन का, कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड नहीं है और वो किसी ऑफेंडर को ट्राई कर लेता है, मतलब उसका ट्रायल कर देता है बिना जुरिस्डिक्शन के, बिना इंपावर्ड हुए, तो वो प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मैजिस्ट्रेट, इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट empowered एंड देन द मैजिस्ट्रेट ट्राइज एन ऑफेंडर, तो उस केस में वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती हैं। तो इसका सेक्शन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी बताना कि कौन से सेक्शन में प्रोसीडिंग्स, मतलब अगर मैजिस्ट्रेट कर भी दे तो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती, इसका भी सेक्शन मेंशन करना। तो देखिए, जुरिस्डिक्शन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए एम्पावर्ड ही नहीं है और अगर आप वो काम करते हैं, तो आपके पास जो चीज ट्राई करने की अथॉरिटी ही नहीं थी, आप उसको कैसे टेकअप कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरा चैप्टर 13 इसी बात पे डिवोट करता है कि कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से एरिया का मैजिस्ट्रेट इस किस मैटर को टेकअप कर सकता है, उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है और उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 177, सिंपल, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी। देखिए, कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो जिस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, सिंपल, अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं कि इसको एक सिंपल केस नंबर 1 की तरह ट्रीट करूं, तो जिस एरिया में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो एरिया जिस भी जगह पे पड़ता होगा, जिस मजिस्ट्रेट के इलाके में पड़ता हो, वहां का मजिस्ट्रेट उसको टेकअप कर लेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करिए द्वारका में दो लोगों की पार्किंग को लेकर लड़ाई हो गई और उन्होंने लड़ाई में आपस में एक दूसरे को ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो द्वारका का जो एरिया है वो आपके द्वारका के सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो जो मैजिस्ट्रेट इस मैटर को टेकअप करेगा, ग्रीवियस हर्ट हर्ट वाले मैटर को जो भी मैजिस्ट्रेट टेकअप करेगा वो द्वारका का मैजिस्ट्रेट कर लेगा। तो सिंपल, कि जिस इलाके में वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में वहां पे उस ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा। ऑफेंस कमिटेड, जिस लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है वहां जो भी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड है वो उस मैटर को टेकअप कर लेगा। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 178, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्ज करिए जुरिस्डिक्शन को लेके अनसर्टेनिटी आ जाती है, और वो अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है, क्योंकि काफी सारे लोकल एरियाज इन्वॉल्व हैं जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है। तो उस केस में हमें कैसे करना है जरा वो समझते हैं। सबसे पहला, जिन जिन कोर्ट्स की
जुरिस्डिक्शन होगी उन लोकल एरिया में, वहां पे मैटर ट्राई हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, सामान चोरी किया, ठीक है, चोरी करके चोरी वाला सामान स्टोलन प्रॉपर्टी यहाँ लेके आए, स्टोलन प्रॉपर्टी यहाँ लेके आए, उसके बाद यहाँ उस स्टोलन प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो पुलिस को जो सामान मिला, ये पटियाला हाउस की जो भी जुरिस्डिक्शन में जो इलाका पड़ता होगा, जैसे आपका नई दिल्ली का इलाका पड़ जाता है, 30,000 के आसपास आपका कश्मीरी गेट का इलाका पड़ गया, या फिर द्वारका में आपका द्वारका की साइड का इलाका पड़ गया, तो अलग अलग लोकल एरियाज इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि वहां पे जो भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उन एरियाज में है, वो उस मैटर को टेक अप कर सकती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो फिर कई सारे मजिस्ट्रेट अगर एक ही मैटर को टेक अप कर लेंगे तो ये तो कोर्ट का वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो जाएगा, और उसके साथ ये अननेसेसरी मैटर बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल ये है कि भैया अगर सेवरल अलग अलग लोकल एरियाज इन्वॉल्व हैं, तो जो जो लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन है, वो सारे मजिस्ट्रेट वहां पे जो इंपावर्ड है, वो उस मैटर को ट्राई कर सकते हैं। 178 का पार्ट नंबर 2, फर्ज करिए ऑफेंस पार्टली कमिट हुआ है एक एरिया में और पार्टली कमिट हुआ अनदर एरिया में। अब ऑफेंस को पार्टली कैसे कमिट करें, जरा वो भी समझते हैं। अभी मैं 178 के अंदर ही हूं। लेट सपोज ग्रीवियस हर्ट का मसला है, दो लोगों की यहां लड़ाई हुई, आप मान लीजिए नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली की जो जुरिस्डिक्शन है वो पटियाला हाउस है, और लड़ाई होने के बाद वो जो बंदा है वो बच बचाते भागा, उसको वहां पे काफी मार मारा और काफी चोटिल किया, वो बच बचा के भागा, और उसके बाद बच बचाने के भागने के बाद यहाँ पे उसकी पिटाई हुई थी, हर्ट हुआ था। उसके बाद आगे इसको मारा, वो भागा और भाग के वो दूसरे जगह पहुंच गया। तो जहां पे वो पहुंचा तो वहां पे किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, फॉर एग्जाम्पल 30,000 की जुरिस्डिक्शन थी। तो यहाँ पे 30,000 की जुरिस्डिक्शन थी, जिस वजह से जब यहाँ पे वो गुंडे पहुंचे, गुंडों ने उसको यहाँ भी मारा, तो उस केस के अंदर दोनों ही एरिया के मजिस्ट्रेट मैटर को टेकअप कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। रॉबर्स ने डकैत्स ने डकैती करने का प्लान बनाया, और प्लान एरिया नंबर 1 में बनाया। उसके लिए आर्म्स वगैरह सारा जो प्रिपेयर करने का काम है, प्रिपरेशन है, सारा डेडली वेपन का काम यहाँ एरिया नंबर 1 में किया, और उसके बाद डकैती इन्होंने एरिया नंबर 2 में किया। मगर ये सारा कंसीक्वेंस में ही हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है ये सारा। तो उस केस के अंदर एरिया नंबर 1 में जिसकी जुरिस्डिक्शन है वो भी कर सकता है, एरिया नंबर 2 में जिसकी जुरिस्डिक्शन है वो भी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। नाउ अगर ऑफेंस एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तब उस केस में क्या करेंगे। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस कैसे हो सकता है, जरा वो समझते हैं। किडनैपिंग, एरिया नंबर 1 से किडनैपिंग करी, किडनैप करके लेके चले गए एरिया नंबर 2 पे, यहाँ पे बहुत खर्रा बढ़ने लगा पुलिस का, किडनैप, फिर इसको उठा के डिटेन कर दिया एरिया नंबर 3 में। तो यहाँ का मजिस्ट्रेट भी ट्राई कर सकता है, यहाँ का मजिस्ट्रेट भी ट्राई कर सकता है, यहाँ का मजिस्ट्रेट भी ट्राई कर सकता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्ट परफॉर्म किए गए। एरिया 1 में एक्ट नंबर 1 परफॉर्म किया गया, एरिया 2 में एक्ट नंबर 2 परफॉर्म किया गया, एरिया 3 में एक्ट नंबर 3 परफॉर्म किया गया। तो तीनों ही एरिया के मजिस्ट्रेट्स के पास इंपावर, मतलब तीनों ही एरिया के मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं उस केस को टेक अप करने के लिए। सेक्शन 179,
अगर ऑफेंस मान लीजिए किसी एक्ट से हो रहा है और उस एक्ट से कोई कंसीक्वेंस एंश्यू हो रहा है, उस एक्ट से कोई कंसीक्वेंस एंश्यू हो रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कहां पे ट्राई किया जाएगा वो समझते हैं पहले। देखिए, एक एक्ट मैंने किया, मेरे इस एक्ट करने से कुछ कंसीक्वेंस निकला। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया। अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना भी अपने आप में एक ऑफेंस है, मगर उसका रिलेशन क्या है कि अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करने के बाद जो मैं पीस डिसरप्ट करता हूं, इनफैक्ट एक अदर ऑफेंस कमिट करता हूं। अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन इंडियन पीनल कोड में लिखी है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करके, रिस्ट्रेन यूज करके पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेन करना, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, किसी को डैमेज पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना, तो उस केस के अंदर वो अनलॉफुल असेंबली बन जाता है। और अगर आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और आप उस डेफिनेशन में फॉल करते हैं, आपके लिए आप पे एक ऑफेंस बन गया। ठीक है, अगर आप डेडली वेपन के साथ जुड़े हुए हैं तब और सीरियस और सीवियर ऑफेंस बन जाएगा, ग्रेव ऑफेंस बन जाएगा। मगर आपने जब ये एक्ट परफॉर्म किया अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करने का, और इससे कोई कंसीक्वेंस एंस्यू हुआ कि आपने पीस डिसरप्ट किया, दंगे फैलाए, आपने आर्म्स का यूज करके दंगे फैलाए, तो उस केस में जहां पे आपने ज्वाइन किया वहां पे भी आपका केस चल सकता है। और जहां पे आपने वो दंगे फैलाए या फिर आपने को कंसीक्वेंस, उस एक्ट को करने के बाद जो कंसीक्वेंस हुआ वो जहां पे हुआ आप वहां पे भी कर सकते हैं। मतलब कि लेट सपोज कि आप इकट्ठा हुए एरिया नंबर 1 में और आपने दंगे किए एरिया नंबर 2 में, तो दोनों जगह के मजिस्ट्रेट काम कर सकते हैं। एक ही बात को कहने के कई तरीके अपनाए गए, और इसमें से इवन की जब आपको मैं 181 अभी बताऊंगा तो उसके अंदर तो स्पेसिफिकली कुछ ऑफेंसेस मेंशन कर दिए कि इनका जो ट्रायल होगा इन इन जगहों पे होगा। हालांकि अगर उसको मेंशन नहीं भी करते तो वो अगर जनरल कैटेगरी में भी फॉल करता, मतलब अगर वो जनरली भी हम उस प्रोविजन को कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो डिफरेंट जुरिसडिक्शन में फॉल कर सकते थे, मगर लॉ ने 181 बना के स्पेसिफिकली उसको मेंशन ही कर दिया। सेक्शन 180, कोई एक्ट एक ऑफेंस है, उसका दूसरे ऑफेंस के साथ रिलेशन होने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डकैती है, तो डकैती के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डकैती करने की, वो अपने आप में ऑफेंस है। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हो आप? डकैती की कर रहे हो। तो ये वाला जो ऑफेंस है ना, प्रिपरेशन वाला, इसका ट्रायल कहां पे होगा? तो इसका ट्रायल आप कहीं भी कर सकते हो, जहां पे डकैती हुई है वहां पे भी कर सकते हो, और जहां पे प्रिपरेशन हुई है वहां पे भी कर सकते हो। इनफैक्ट एक तरीके की आप गौर करेंगे ना तो फ्रीडम है मजिस्ट्रेट के पास केस को ट्राई करने का। नाउ कमिंग अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एरिया, ये काफी छोटा एरिया है इसलिए जल्दी खत्म हो जाता है। सेक्शन 181, जहां पे स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन है कि आपके सर्टेन जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस है वहां पे ट्रायल कैसे होगा। जैसे कि ठग होने का ऑफेंस है, अगर मर्डर कमिटेड बाय ठग का ऑफेंस है, डेकॉइटी का ऑफेंस है, डेकॉइटी विद मर्डर का ऑफेंस है, यू आर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स उसका ऑफेंस है, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी उसका ऑफेंस है। अब इनके लिए क्लियरली ये चीज कह दी कि जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हमेशा ही जुरिस्डिक्शन में आएगा, या फिर जहां पे ये जो एक्यूज है
वो पाया गया, वहां पे इसका ट्रायल कर लो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर ये इंटर स्टेट हो तब क्या करेंगे, इंटर स्टेट हो ये प्रॉब्लम तब क्या करेंगे उस केस में, कि मान लीजिए डकैती तो की दिल्ली में, ऑफेंस तो कमिट किया दिल्ली में, मगर पाया गया ये उत्तर प्रदेश में, पाया गया ये राजस्थान में, पाया गया ये एमपी में, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर इंटर स्टेट हो जाता है तो जहां पे पहले प्रोसीडिंग दायर हो गई वहां पे मैटर हो जाएगा आपका। तो इसलिए अगर दो कोर्ट के साथ, दो कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसको ट्राई करने की, तो ये डिस्प्यूट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वैसे भी हाई कोर्ट के पास पावर है, इवन कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 181 का पार्ट नंबर 2, मान लीजिए ऑफेंस है आपका किडनैपिंग का या एब्डक्शन का, तो उस केस में जहां पे द पर्सन वॉज किडनैप्ड या फिर जहां पे द पर्सन वॉज कन्वेड, जहां उसको ले जाया गया, कंसील, जहां उसको छुपाया गया या जहां उसको डिटेन करके रखा गया, किसी भी जगह आप ट्रायल कर सकते हैं, भले ही वो इंटर स्टेट ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दो केस एक ही साथ अगर दायर हो जाए तो उस केस में केस ट्रांसफर हो जाता है। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, और कौन करेगा वो भी बता दूंगा अभी। मान लीजिए थेफ्ट का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, रॉबरी का केस है, ये तो आपको हमेशा समझ के रखना है कि जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ ये तो हमेशा रहेगा। इसके अलावा जहां पे वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली वहां पे ट्रायल कर सकते हैं। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या फिर सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ या फिर जहां पे प्रॉपर्टी पाई गई, जहां पे प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया या रिटेन करा गया, रखा गया, उन जगहों पे आप ट्रायल कर सकते हो, उस लोकल जुरिसडिक्शन में आप ट्रायल कर सकते हो। अगला ऑफेंस है पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। आपने चोरी करी है या नहीं करी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास पाई गई, जब पुलिस ने पकड़ा तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ पाए गए जिसके आप मालिक नहीं थे, वो प्रॉपर्टी चुराई हुई थी। तो उस केस के अंदर कौन सा बंदा, मतलब कौन सा जज उसको ट्राई करेगा? सबसे पहला, जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ, ये तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, या फिर जहां पे वो स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई। इवन इसके अंदर भी जो आपका यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी जहां पे रिटेन करी गई थी, थेफ्ट वाले केस में रिटेन या रिसीव करी गई थी। सेक्शन 182, ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, एक बड़ी टीवी जर्नलिस्ट के साथ एक फिशिंग का स्कैम हुआ है, जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पे उनको मतलब एज अ प्रोफेसर इनविटेशन भेजने की बजाय उनके साथ फिशिंग का स्कैम हुआ है। तो उसके अंदर अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ चल रही है।
तो उस केस को हम इमेजिनरी केस को थोड़ा अकॉर्डिंगली इंडिया में एडजस्ट करते हैं। लेट सपोज इंडिया में बैंगलोर से आपको जॉब की चिट्ठी आई, जॉब लेटर आया कि आपको ज्वाइन करना है अगले महीने, तो आप ऐसा करिए 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दीजिए सिक्योरिटी मनी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आपको लेटर्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस आई है और वो जो लेटर्स का सोर्स है वो बैंगलोर से दिल्ली आया है, ठीक है। तो लॉ कहता है कि अगर इस तरीके के केसेस हैं जहां पे लेटर्स इन्वॉल्व है या फिर टेलीकम्युनिकेशन के मैसेज इन्वॉल्व है, आप टेलीकम्युनिकेशन को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप व्हाट्सएप के मैसेज को भी डाल सकते हैं उसके अंदर, आप टेक्स्ट मैसेज को भी डाल सकते हैं उसके अंदर, और टेलीग्राम वगैरह तो आजकल है ही नहीं। तो टेलीकम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस या फिर जीमेल है, ईमेल है, ये सारी चीजें, तो जहां पे इस तरीके से ऑफेंसेस इन्वॉल्व है जिसमें लेटर का यूज हो रहा है, तो वहां पे कहां पे कौन सा मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा? क्या बैंगलोर का मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है? क्या दिल्ली का मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है? तो लॉ कहता है बैंगलोर से सेंट है ना और दिल्ली में रिसीव्ड है ना, तो दोनों ही मजिस्ट्रेट ट्राई करने के लिए इंपावर्ड हैं। लॉ ने क्लियरली ये चीज कहा कि जहां से वो मैसेज भेजे गए या जहां पे वो मैसेज रिसीव किए गए, दोनों जगह ही वो चीज करी जा सकती है। और अगर चीटिंग का और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस है, हालांकि यही ऑफेंस तो वही है, मतलब फ्रॉड किया गया, चीटिंग किया गया आपके साथ लेटर के थ्रू, तो उस केस के अंदर जहां से प्रॉपर्टी डिलीवर करी गई या फिर जहां पे एक्यूज को रिसीव हुआ, उन जगहों पर भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में आपको बोला गया कि आप पैसे ऐसा करिए, पैसे आप भेजिए मुझे मुंबई, बैंगलोर ना भेज के, तो वहां पे बैंगलोर में भी जुरिस्डिक्शन बन गई, दिल्ली में भी जुरिस्डिक्शन बन गई, मुंबई में भी जुरिस्डिक्शन बन गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 183, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी। ऑफेंस अगर जर्नी या सफर पे, अगर आप शिप के सफर में वॉयज पे निकल रहे हैं उसमें, तो आपका जो ये शिप है, मान लीजिए आप शिप पे निकले हुए हैं और आपने एक ऑफेंस कमिट किया, तो शिप आपका जिन जिन एरिया से गुजरा है, लेट सपोज पहले एक पर्टिकुलर एरिया आया, मान लीजिए आपका छोटा सा जहाज एरिया नंबर 1 की तरफ से गया, फिर वो एरिया नंबर 2 से गुजरा, फिर एरिया नंबर 3 से गुजरा, उस जर्नी के दौरान वो जहां जहां से गुजरा है सारे जगह के मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। सारे सेक्शंस में मैं मोर और लेस सेम ही किस्म की बात कह रहा हूं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 184 इज इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको चार्ज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में आपको चार्ज में ये चीज बताऊंगा, 219, 20 एंड 21। देखिए, जब कभी भी ऑफेंस है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने कमिट किया है जिसके ऑफेंसेस को एक ट्रायल में कंडक्ट किया जा सकता है, सेक्शन 219, 20 और 21 के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। 219 में है कि अगर एक ही किस्म के ऑफेंसेस, 3 ऑफेंसेस या उससे 3 ऑफेंसेस करे जा रहे हैं सेम काइंड के, तो उसको साथ में ट्रायल कर लिया जाए अगर एक ही बंदे ने किए हैं, या फिर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑफेंसेस उस सेम ही बंदे ने किए हैं तो उसको उस सारे ऑफेंसेस का सेम ट्रायल साथ में ट्रायल हो जाए। या फिर मान लीजिए आप डाउटफुल है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, उसने चीटिंग भी करी थी, उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन भी करा था, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी करा था, तो आप कंफ्यूज है, मतलब मजिस्ट्रेट को क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें कौन सा चार्ज लगा है, तो मजिस्ट्रेट कोई सा भी चार्ज लगा सकता है। तो ये चार्ज वाला सेक्शन है 219, 20, 21, जहां पे एक बंदा अलग अलग किस्म के ऑफेंसेस कमिट करता है, वेरियस ऑफेंसेस कमिट करता है, और वहां पे उसके सारे ऑफेंसेस का एक ही जगह ट्रायल हो जाता है। तो लॉ कहता है कि वहां पे उसके सारे ऑफेंसेस का जो ट्रायल हो रहा है वो कोई भी मजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट है वो कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा यहां पे पॉइंट है कि मान लीजिए 223 के कॉन्टेक्स्ट में जॉइंट ट्रायल हो रहा है, अलग अलग लोग जो एक ही ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, एक ही ऑफेंस का पार्ट थे, या एक ही साथ उन्होंने ऑफेंस किया है, तो उनका जॉइंट ट्रायल कराना है आपने, तो वो जॉइंट ट्रायल आप एक ही जगह करा सकते हो। तो उसमें जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होगा, जो मजिस्ट्रेट, चाहे मजिस्ट्रेट ए, मजिस्ट्रेट बी, मजिस्ट्रेट सी, मजिस्ट्रेट डी, जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होगा वो मजिस्ट्रेट वहां पे ट्रायल को कंडक्ट करा लेगा।
सेक्शन 185, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट केसेस को किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज सकती है। सिंपल कि the state government has the power that it may direct any case committed for trial in any district and that particular case may be tried in any other session division। वो एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे सेशन डिवीजन में वो केस भेज सकती है, सेशन कोर्ट के पास पावर है, मगर ध्यान रखना ये पावर रिपग्नेंट नहीं होनी चाहिए हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के पावर के अंडर। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी केसेस को ट्रांसफर करने की पावर है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए किसी केस को पर्टिकुलर जगह पे ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके रिपग्नेंट, उसके अगेंस्ट में जाके उसको वायलेट करके दूसरा ऑर्डर नहीं पास कर पाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Now the last 2-3 sections after which this chapter will be completed and from the next video जो CRPC में बनाऊंगा उसमें 190 कॉग्निजेंस से स्टार्ट कराऊंगा और जो अगले 50-60 सेक्शन है वो CRPC के सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 186, अब यहां पे सवाल आता है कि हाई कोर्ट अगर डाउट में है कि कहां पे ट्रायल कराया जाए, कि मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया, 2 or more courts have taken the cognizance. Now what? मैंने आपको बोला था कि अलग अलग जगहों पे मजिस्ट्रेट इंपावर्ड होते हैं क्योंकि एक ऑफेंस एक जगह पे होता नहीं है। अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, सेवरल एक्ट अलग अलग लोकल एरियाज में करेगा तो अलग अलग मजिस्ट्रेट ले लेगा कॉग्निजेंस। अब उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में लॉ कहता है कि अगर वो 2 कोर्ट जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं सेम हाई कोर्ट के, तब तो हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा वो वाला। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि 30 हजारी में मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, द्वारका में मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और दोनों ही मैजिस्ट्रेट्स हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट विल डिसाइड कि कौन से वाला कोर्ट मैटर को टेकअप करेगा। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। अब फर्ज करिए कि 2 कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं, अगर 2 कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं, मान लीजिए डिफरेंट कोर्ट के, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए पटियाला हाउस में एक मैटर लग गया एक मैजिस्ट्रेट ने, और दूसरा मैजिस्ट्रेट जो है वो आपके नोएडा वाले हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। तो अब ये 2 अलग अलग कोर्ट, ये अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट चलेगा, पटियाला हाउस के लिए दिल्ली हाई कोर्ट चलेगा। तो उस केस के अंदर जहां पे प्रोसीडिंग पहले कमेंस हुई है, जहां पे प्रोसीडिंग जो है आपकी वो पहले कमेंस हुई है, जिस हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिसडिक्शन वाली जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जहां पे प्रोसीडिंग पहले कमेंस हुई है वहां पे मैटर को टेकअप कर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो अदर प्रोसीडिंग है, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले रखा था, तो अदर प्रोसीडिंग को वहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और एक ही केस चलेगा। फिर ये चीज ध्यान रखनी है। सेक्शन 187 का सिंपल सा फंडा है कि एक मैजिस्ट्रेट है, इसके लोकल जुरिसडिक्शन में एक पर्सन है ए, मैजिस्ट्रेट के पास इसने जो ऑफेंस कमिट करा हुआ है, मैजिस्ट्रेट हैज अ रीजन टू बिलीव कैसे होता है? पुलिस से रिपोर्ट आती है या दूसरे स्टेट से या फिर दूसरे जुरिसडिक्शन से खबर आई हुई मैजिस्ट्रेट को कि इसने ऑफेंस कमिट किया। मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड नहीं है इसको ट्राई करने के लिए, लेकिन क्या मैजिस्ट्रेट इसको बुला सकता है? क्या मैजिस्ट्रेट इसको समन कर सकता है? क्या मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है जो इसके लोकल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड है? हाँ, कर सकता है। अगर यहाँ पे 187 क्लियरली ये चीज कहता है, अगर मैजिस्ट्रेट के पास रीजन टू बिलीव है कि एक लोकल कोई बंदा है, उसने उसकी जुरिसडिक्शन, जो उसकी लोकल जुरिसडिक्शन है, उससे बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस केस के अंदर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि मैजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को ऐसे ट्राई करेगा जैसे उसने, मतलब उसकी लोकल जुरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। ध्यान रखना, ट्रायल नहीं कर रहा, सिर्फ उसको बुला रहा है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस मांग रहा है कि मैजिस्ट्रेट विल कंपेल
द पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम, समन या वारंट इशू कर देगा उसके नाम का, बोलेगा भाई आओ जरा तारीख पे। और उसके बाद अगर वो ऑफेंस डेथ या एलआई से पनिशेबल नहीं है तो उस केस में वो बंदा बॉन्ड भर सकता है मजिस्ट्रेट के पास और वो आजादी से घूम सकता है। अब मजिस्ट्रेट का काम क्या है, मजिस्ट्रेट क्यों समन कर रहा है, क्यों वारंट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर इसलिए दी गई है ताकि मजिस्ट्रेट वहां पे उस व्यक्ति को बुलाए और उसके बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन थी उसके पास भेज दे। ये चीज ध्यान रखना, जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उसके पास भेजे और उसके बाद वो उस ऑफेंस को ट्राई करेगा, उस ऑफेंस की इंक्वायरी वो मजिस्ट्रेट करेगा जो जिसके पास इस बंदे को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। जो बंदा, जो मजिस्ट्रेट इस पर्सन को ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड है, ये मजिस्ट्रेट समन वारंट इशू करके इसको बुलाएगा और इसको वहां पे भेज देगा। इतना कर सकता है और इसमें प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। ध्यान रखना, ये मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी लोकल, बट फिर भी इसने बुलाया अपने पास, कंपेल कर सकता है, वारंट इशू करके, समन इशू करके बुला सकता है। 188 एंड 189। अच्छा, इसमें एक पोर्शन और रह गया था 187 के अंदर। फर्ज करिए एक या एक से ज्यादा मजिस्ट्रेट है, मोर देन वन मजिस्ट्रेट है, तो वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है तो वो खुद को इसमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि हम भेजेंगे तो कोई और भेजेगा। इसके अंदर फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ जाता है तो हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी। नाउ कमिंग अपॉन 188 एंड 189। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यहां पे दो कैटेगरी की बात हो रही है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। पहली कैटेगरी तो आपकी वो है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसने कमिट किया ऑफेंस, कहां पे, चाहे वो हाई सीज में किया हो या फिर कहीं और हो, मगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरी कैटेगरी है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है मगर उसने शिप या एयरक्राफ्ट जिस पे ऑफेंस कमिट किया वो रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब उसने एक इंडियन प्रॉपर्टी पे ऑफेंस कमिट किया है। तो उस इन दोनों ही केस के अंदर केस नंबर 1 कौन सा है कि बंदा सिटीजन है, उसने हाई सीज में किया है या इंडिया से बाहर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर एक ऐसा शिप और एयरक्राफ्ट है जिसमें इंडिया का सिटीजन तो नहीं है मगर उसने ऑफेंस कमिट किया, तो उस केस के अंदर ट्रायल ऐसे चल सकता है जैसे कि उसने ऑफेंस विद इन इंडिया कमिट किया हो, विद इन इंडिया कमिट किया हो। हालांकि ये जो 188 वाला जो प्रोविजन है इसमें एक्स्ट्राडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ध्यान रखना। जैसे कि आप काफी सारे ऑफेंडर्स हैं, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं जो इंडिया से भाग गए हैं, तो जिन देशों में भागते हैं अगर उन देशों के साथ आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो वहां पे आप उनको लाने में आप उनको ला ही नहीं पाओगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। माना जाएगा, उनका ऑफेंस शुरू हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा, बट अब जिस देश के साथ हमारी ट्रीटी ही नहीं है एक्स्ट्राडिशन की, तो वहां पे हम उस ऑफेंडर को कैसे इंडिया में लाके उसका ट्रायल करेंगे। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, दो कैटेगरी 188 के अंदर बात करी जा रही है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे ट्रायल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है, क्योंकि ये इंटर स्टेट वाला मसला नहीं है, ये इंटर कंट्री वाला मसला है, इंटरनेशनल मसला हो जाता है एक तरीके से। और 188 के जो भी केसेस हैं उसमें जो भी डेपोजिशंस लिए जाएंगे वो सारे एविडेंस ट्रीट किए जाएंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग वो एविडेंस ट्रीट किए जाएंगे। ये कहता है आपका 189। नाउ द जुरिसडिक्शन एरिया चैप्टर 13 इज फिनिश्ड। अब जो नेक्स्ट मैं चैप्टर 14 कराऊंगा जिसमें कॉग्निजेंस वाला 190 से कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड आपका इस महीने खत्म हो जाएगा और उसके साथ ईपीएफ एक्ट भी आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।